हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो हम देखते हैं भाई आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं पिछली क्लास को कंटिन्यू, क्योंकि हम अभी तक पढ़ चुके हैं 1.1 और 1.2 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन तथा उदाहरण जो उससे पहले आए हुए हैं वो सबको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 की प्रश्नावली और उसके साथ के उदाहरण जो है उसको हम आज करेंगे कंप्लीट। चलो भाई देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो भाई इसको स्टार्ट करने से पहले भाई देखते हैं मेन टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर है ये है, मतलब इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ने जा रहे हैं भाई अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ये चीज़ है, मतलब क्या है रिवेस्टिंग इरेशनल नंबर। अब देखो मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9वीं कक्षा में जो हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। 9वीं कक्षा में अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। अब 10वीं कक्षा में भी देख रहे हैं, लेकिन देखो 9वीं कक्षा में हमने उसके कंडीशन देखते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है, मतलब उसको कैसे दर्शाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें कि कोई भी जो अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, ठीक है, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसमें कि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कोई भी अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि P/Q की फॉर्म में जिसको लिखा गया उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और इसमें P और Q क्या है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। P और Q पूर्णांक है और P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता। ये चीज़ हमने 9वीं कक्षा में पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करना है भाई √2 जो है, √3 जो है, √5 जो है, ये जिसको हमने अपरिमेय संख्या पढ़ा था, वो अपरिमेय संख्या आखिर है क्यों, ऐसा क्या है, मतलब उसको कैसे सिद्ध करें कि वो अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे हम कहते हैं कि भाई दशमलव के बाद, जैसे हमने कहा था अपरिमेय संख्या में क्या होता है, √2 के मान की बात या फिर कोई भी संख्या जो अपरिमेय है, जैसे 1.0100001 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्या इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये दशमलव के बाद ना ही खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट होता हुआ जा रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं भाई अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या पता ये 50 के बाद रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता 50 के बाद जाकर रिपीट हो जाए, क्या पता 100 के बाद जाकर रिपीट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर वही कंडीशन यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई इसको तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा ना कि भाई कब जाके ये अपरिमेय है, कि क्या पता परिमेय हो जाए। जैसे हमने 1/17 को हमने भाग किया, जैसे 1/17 को हम भाग करते हैं, ठीक है। इसको जब भाग करोगे तो ये दशमलव के बाद 16 नंबर के बाद जाके रिपीट होना शुरू होगा, ठीक है। 16 नंबर तक आप करते जाओगे, उल्टे फुल्टे नंबर आते जाएंगे, लेकिन 16 नंबर के बाद फिर से रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये एक संख्या के बाद वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें इसको सिद्ध करना है √2 का मान। जैसे हम √2 का मान क्या कहते हैं, ये होता है लगभग होता है 1.4132, इस तरह से उल्टा नंबर होता है। अब ये क्या पता कहीं जाकर रिपीट होता हो भी सकता है। तो हम इसमें सिद्ध करेंगे कि √2 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। मेन चीज़ क्या है इस प्रश्नावली की, मेन चीज़ है कि हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, ठीक है। ये चीज़ मेन इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है। चलो भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हमें मेन क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो मेन जरूरत पड़ेगी हमें प्रमेय, परिमेय है तुम्हारा 1.3 जो है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमारी। परिमेय जो 1.3 है इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये परिमेय कहता क्या है, ये परिमेय एक बात ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या जैसे P² का गुणनखंड है, यानी जब P² का गुणनखंड है तब PA का भी गुणनखंड होगा,
ठीक है, ये एक परिमेय है जो आपके एनसीईआरटी में भी है कि भाई 1.3 परिमेय कहता है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर का गुणनखंड है तो p जो होगा वो a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर p a स्क्वायर का गुणनखंड है तो p a का भी गुणनखंड होगा। इस चीज को यूज करते हुए हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट। और इसके क्वेश्चंस के बारे में एक खास बात तुम्हें बताना चाहूँगा कि भाई ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है ना, कहते हैं ना जो 100% वाला क्वेश्चन होता है कि भाई 100% है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। यानी अगर आप पिछले 10 साल के पेपर भी उठा के देख लोगे ना, हर साल ऐसे क्वेश्चन आया होगा। बस फर्क क्या होता है, √3 लिखा है, कहीं √2 लिखा होगा, कहीं √5 लिखा होगा, कहीं लिखा होगा भाई 2 प्लस में √3 लिखा होगा, कहीं 5 माइनस में √3 लिखा होगा, या 5 प्लस में √2 लिखा होगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो 100% वाला है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आना चाहिए आपको। ठीक है ना, बिल्कुल ही आना चाहिए आपको, चाहे रट लो लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी समझाने के लिए हम हैं, सिद्ध करने के लिए हम हैं, एक बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आप बस सुनते रहिए, चीज़ें समझ में आ गई, 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में आपके एंटर कर जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें हल करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो पहला काम हमारा क्या है, तो हम पहले करेंगे माना। भाई पहले हम मान लेते हैं, माना √3 जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, तब हम लिखेंगे √3 बराबर में a/b लिखा जा सकता है। भाई ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर में a/b लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है, इसमें क्या कहना है आपको कि a तथा b, यानी यहां पर हमें ये करना है a b जो क्या है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। संख्या है। ठीक है, ये जो a और b जो है वो सहअभाज्य, और सहअभाज्य क्या था, सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी दो संख्याएं, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ऐसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता, तो उसे कहा जाता है सहअभाज्य कहा जाता है। जैसे कि कहा जाए, मैं कहूँ भाई 5 और 6, क्या इसमें कुछ कॉमन है एक के अलावा, नहीं है, एक को नहीं लेते, बस एक के अलावा देखा जाता है। 5 और 6 में नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 9 और 10 में है कुछ, तो नहीं है। ठीक है, 9 और 10 में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ये ऐसी ही संख्या लेनी है। ऐसा नहीं देखना कि भाई ये किसी से नहीं कटना चाहिए, किसी से नहीं कटना, कट जाए कोई बात नहीं, वो अपने आप कहीं किसी से कट रहा हो, लेकिन वो आपस में नहीं कटनी चाहिए। आपस में कोई भी संख्या दोनों को डिवाइड नहीं करना चाहिए, भाग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेना, तो a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना, चलो भाई ये हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं, अब देखो b को उठा के हम इधर ला सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ b √3 बराबर में a लिख सकता हूँ। भाई ये चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई इस b को उठा के हम इधर रख दिया। अब हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर भाई दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b का वर्ग, और √3 का वर्ग क्या आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और बराबर में a का वर्ग आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं a का वर्ग जो है वो b² 3 के बराबर है, ये चीज़ है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें a² अगर इसके बराबर है, तो यानी हम कह सकते हैं तब यहाँ पर देखो क्या है, a² का मान अगर b² 3 है, देखो यहाँ पे क्या है, b² 3 किसका मान है, ये a का वर्ग का नाम मान है। क्या ये 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, तो हाँ भाई ये 3 से कटता है, ये कट रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये जो a का वर्ग है वो 3 का गुणनखंड है, a का वर्ग ये है और ये 3 का गुणनखंड है, तो भाई है, बिल्कुल है। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे तब
ए का वर्ग जो है 3 का गुणनखंड होगा। ए का वर्ग 3 का गुणनखंड होगा। चलो भाई ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया भाई ए का वर्ग 3 का गुणनखंड होगा। चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं, तब ए भी 3 का गुणनखंड होगा। और वो भी कैसे होगा, तो ये आपका जो परिमेय था, परिमेय 1.3 उसी के अनुसार होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 के अनुसार। ठीक है, ये चीज आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखो ये हमारे पास आ गया ए भी 3 का गुणनखंड होगा। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि अगर a 3 का गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं क्या a बराबर में 3c लिख सकते हैं। a बराबर में 3c लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिखा a जो है वो 3 का गुणनखंड है, तो a को मैंने 3 से लिख दिया। और c क्या है, c कोई भी पूर्णांक है, यानी c कोई पूर्णांक है। ठीक है भाई, c को कोई पूर्णांक लिख दिया हमने। अब यहां देखिए c कोई पूर्णांक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ नहीं, इसको अभी दोनों तरफ वर्ग नहीं करना। इस a के मान को उठा के, a के मान के उठा के कहां पुट करना है, हमें इसके अंदर रखना है। ये हमारी समीकरण 1 थी। ठीक है, और ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, a का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया। ठीक है भाई, तो a का मान समीकरण 2 से 1 में रखा गया। अब 1 में रखोगे तो क्या आएगा, तो ये लिखा हमारे पास b स्क्वायर 3 है, मतलब मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आ रहा है 3b का वर्ग आ गया। अब बराबर में a की जगह 3c आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3c का वर्ग। भाई ये भी हो गया, हमने इस a की जगह 3c लिखा और वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया हमारे पास। अब इसको लिख सकते हैं 3b का वर्ग बराबर में 3 तिया 9c का वर्ग आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई 3 से ये 3 9 कट गया, 3 बच्चा, यानी हम कह सकते हैं b का वर्ग जो है वो 3c के वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है, b का वर्ग 3c वर्ग के बराबर हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब इसमें लिख सकते हैं तब b का वर्ग 3 का गुणनखंड होगा। और b भी, भाई b का वर्ग अगर 3 का गुणनखंड है, यहां से देख रहे हैं b का वर्ग 3 का गुणनखंड है, तो b भी 3 का गुणनखंड होगा। तो हम लिखेंगे b भी 3 का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपका b भी आपका क्या हो गया, 3 का गुणनखंड हो गया। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहां से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो गया, है कि a तथा b दोनों तीन के गुणनखंड है।
ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो b क्या है, 3 का गुणनखंड आ गया। चलो भाई, और a जो है, a भी हमने इधर निकाला हुआ है, a जो है कहाँ गया, हाँ, a जो है 3 का गुणनखंड होगा, ठीक है। b जो है 3 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि a तथा b दोनों 3 के गुणनखंड है, ठीक है। यानी a तथा b दोनों 3 के गुणनखंड है, मतलब दोनों में कॉमन तो 3 आ गया, यानी 3 तो दोनों में ही गुणनखंड आ गया। पर हमने क्या माना हुआ था, पर हमने माना हुआ था a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और गुणनखंड अब 3 आ गया है। भाई हमने माना था कोई भी गुणनखंड नहीं और गुणनखंड 3 आ गया, यानी कि जो हमने माना था वो गलत था, यानी a बटे b हमने जो माना था वो गलत था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में लिख देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यह हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है कि a b सहअभाज्य है। यही होगा भाई, ठीक है। हमने जो माना था a और b सहअभाज्य है, इस बात का यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होता है, मतलब उस बात को गलत यहाँ पर ठहराया जा रहा है, ठीक, गलत यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे, तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है ये अपरिमेय संख्या है, ओके। चलो भाई, अब इसको दोबारा से एक बार छोटा सा रिपीट कर लेते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें कही हमने करी इसमें। तो इसमें हमें करना था √3 को अपरिमेय सिद्ध, तो हमने उसको भाई अपरिमेय सिद्ध करें तो पहले तो परिमेय मानेंगे, तो हमने पहले उसको परिमेय मान लिया भाई, √3 को परिमेय मान लिया। परिमेय में ए, परिमेय क्या होता है, a बटे b के रूप में होता है, तो हमने लिख दिया भाई a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब और कुछ नहीं कट सकता इसमें, ठीक है। सहअभाज्य संख्या, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब इसमें b को उठा के इधर रखा, दोनों तरफ वर्ग किया, इसको हम, इससे हमें ये प्राप्त होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं a का वर्ग जो है वो 3 का गुणनखंड है, जिससे कि हमने प्राप्त किया है a का मान भी, a भी 3 का गुणनखंड होगा, ये बात हो गई, ठीक है। अब a 3 का गुणनखंड है तो a को हम 3c लिख सकते हैं, इस 3c को उठा के हमने इसके अंदर रख दिया यहाँ पे, और यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ, और यहाँ से हम कह सकते हैं b² भी 3 का गुणनखंड है, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं b भी 3 का गुणनखंड होगा, ठीक है। अब b भी 3 का गुणनखंड है और a भी 3 का गुणनखंड है, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है कि a तथा b दोनों क्या है, 3 के गुणनखंड है, जिसको कि हमने माना हुआ था। क्या हो गया, तब हम कह सकते हैं कि यह हमने मानने, हमारे लिख देते हैं, हमारे मानने का विरोधाभास प्रकट करता है। जो हमने अभी तक माना था उसको क्या कर रहा है, विरोधाभास प्रकट किया जा रहा है, ठीक है भाई, कि a और b सहअभाज्य था, हमने माना था सहअभाज्य, और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 3 दोनों में गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई तो गलत बात हो गई। तब हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको कहते हैं ना, इसको बस घोट जाना बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल यही आना है, और ऐसा नहीं कि इसके फर्रे बना लो कि भाई आना तो है, चलो भाई आज से ही फर्रे बना लेते हैं इसके, यही चीज़ चिपका देंगे वहाँ पे। तो बेटा अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना, तो इसको बस अभी कर लो, इसको बस कर लो, 2-3 बार कर लो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ओके। चलो भाई यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं करता हूं इरेज,
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्या है, मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन आपका लगभग आएगा 3 नंबर का या 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आने का मतलब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, तभी इतना लेंथी सा आपको दिख गया था कि ये बड़ा सा इतना सारा इसमें लिखना था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में आ जाता है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में भाई क्या करना होगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको, भाई उसको नंबर के अकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं भाई कैसे हल होगा। यहाँ पहले तो इसने कह रखा है भाई दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको परिमेय मानेंगे, तो फिर से वही चीज माना 5 - √3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, चलो भाई ठीक है, मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। अच्छा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे अभी √3 का हमने सॉल्व किया है, वैसे ही क्वेश्चन √2 आएगा तब भी वही करेंगे हम, ठीक है। √5 आएगा तब भी वही करेंगे। यानी मैं एक और चीज़ तुम्हें बताया तो इसको करने से पहले ये यहाँ पर जैसे ये चीज़ था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे हमने √3 का किया था, ये क्वेश्चन हमारा √3 चल रहा था, ठीक है। √3 का जैसे हमने किया था, अगर √5 क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर यहाँ पर √5 आएगा, √5 आएगा, यहाँ √5 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इस तरह से चीज़ चलेगी। और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब जहाँ पर 3 चल रहा था वहाँ 5 चल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा चलेगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। यानी आपका √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, चाहे √8 हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबको सिर्फ इसी पैटर्न पे करना है। जहाँ 3 लिखा है वहाँ पर 8 लिख दो, अगर 8 दिया है तो 5 लिखा है, 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दो, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो भाई ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया था अभी क्या, हमने मान लिया यहाँ पर कि माना 5 - √3, जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम कर रहे हैं। तो भाई 5 - √3 ये क्या है, हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो भाई ये तो परिमेय के नेचर में आ ही जाएगा। अब वो परिमेय का नेचर क्या था कि भाई 5 - √3 जो होगा वो a/b के रूप में इसे दर्शाया जा सकता है। और जब भी a/b के रूप में दर्शाया जाएगा तो यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा कि भाई a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या होगी। चलो भाई ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या होगी, ये जी हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 5 को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, या फिर √3 को उधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस में a/b आ जाएगा और बराबर में √3 आ गया, ये चीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ से b को हम इधर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5b माइनस में a/b बराबर में √3 आ गया, ठीक है, √3 आ गया। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ हो रहा है, ये तो आ रहा है p/q के उस फॉर्म में, रूप में आ रखा है, ठीक है। √3 क्या होता है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तथा यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या √3 p/q की फॉर्म में हो सकता है, रूप में आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तब √3 को p/q q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तब यहाँ पे क्या क्या कहेंगे, √3 को क्या कह सकते हैं कि भाई इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता,
ये चीज आएगा। और यहाँ पर √3 p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे तब 5b माइनस a बटे में b बराबर में √3 विरोधाभास प्रकट करता है। प्रकट करता है तथा ये फिर तब भाई ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या थी ये भी अपरिमेय संख्या थी, तो हम लिखेंगे तब 5 माइनस √3 भी अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि भाई हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या आपको दिख रही है 5 माइनस √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो मतलब इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमें उस तरह से पूरा प्रूफ नहीं करना, इसमें हमने एक रूल ले लिया, क्या एक मतलब कंसेप्ट ले लिया क्या कि भाई √3 हमें पता है, √3 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, और वो चीज़ यहाँ पर आ गई है। √3 हमें पता है और वो चीज़ यहाँ पर आ गई है और उसके सामने p बटे q लिखा हुआ आ गया है, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि √3 p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता क्योंकि भाई वो अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए तब ये जो सिचुएशन आई थी 5b माइनस a बटे b बराबर √3, ये विरोधाभास प्रकट करता है। अब विरोधाभास प्रकट कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे? तब 5 माइनस √3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ हमें दे रखा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली बार माइनस वाला आया था, इस बार गुणे वाला आ गया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर जो पिछला क्वेश्चन जो हमारा आया था माइनस वाला जैसे आया था ये वाला, ठीक है, यानी कि अब एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ मैं कहूँ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ, जैसे 5 है हमारे पास, इसके साथ रूट जोड़ो या फिर घटाओ, यानी प्लस या माइनस, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस कंडीशन में ये पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है, ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। याद रखना, ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया और ये चीज़ आपके माइंडसेट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कई बार आता है MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ हमें प्रूफ नहीं करना होता कि हम पूरा प्रूफ करते रहें, पूरा सिद्ध करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको बेसिक कंसेप्ट माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई इससे हमने क्या सीखा, क्योंकि अभी जो है ये क्वेश्चन पेपर में जब डिस्क्रिप्टिव आता है, लिखने वाला आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने करवाया था वैसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको देख के पता करना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, क्या ये अपरिमेय है कि परिमेय है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा था 5 + √3 क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो आप वहाँ पर पूरा सिद्ध नहीं करोगे। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कोई भी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो अपरिमेय बन जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर गुणे में है, तो गुणे में है तो इसको भी हम सिद्ध करते हैं भाई, इसको भी सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ की हम बात करें तो हमने इसमें भी देखो, इसमें करना है 3√2 को अपरिमेय संख्या याद करना, सिद्ध करना है। तो हम कहेंगे भाई माना, फिर से माना पे आ जाते हैं, माना 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, हमने ये मान लिया परिमेय संख्या है। ओके, अब अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको कहेंगे 3√2 बराबर में a बटे में b आएगा, जिसमें कि a बटे b जो है, a और b जो है ये क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सहअभाज्य संख्या है। चलो भाई ठीक है, डन। अब अगर सहअभाज्य है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? इस 3 को उठा के नीचे भेज सकते हैं, मतलब √2 बराबर में a बटे में 3b लिखा जा सकता है।
भाई इस 3 को उठा के नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, a बटे में 3 भी आ जाएगा। चलो भाई ये भी ठीक है, a बटे में 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ से देखो इसमें स्टेटमेंट ये भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ √2 p बटे q के रूप में है, जो बताता है √2 परिमेय है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे ही हमने देखा भाई इसमें 3 को नीचे भेज दिया तो यहाँ से √2 आ रहा है, a बटे 3 भी आ रहा है। अब √2 अगर a बटे 3 भी आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि √2 भी p बटे q के रूप में आ रहा है, और इसका मतलब है √2 परिमेय संख्या है, ये आ रहा है। बट हमें क्या पता है कि √2 क्या परिमेय होता है, तो नहीं होता, √2 तो अपरिमेय होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ हमारी कल्पना जो है, जो हमने माना था, का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अर्थात √2 परिमेय नहीं अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, √2 परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, मतलब हमारी कल्पना गलत हो रही है, क्योंकि √2 परिमेय नहीं है, √2 तो अपरिमेय संख्या है। अगर √2 अपरिमेय संख्या और हमने जो कल्पना की है वो गलत हो गई है, यानी a बटे b है वो गलत हो गया है, यानी कि ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या थी। यानी हम कह सकते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं, तब हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाई, 3√2 जो है, 3√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि भाई √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बात हो गई है कि भाई √2 जो हो रहा है वो p बटे q के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो कि इसको परिमेय दिखा रहा था, लेकिन भाई हमारी कल्पना तो गलत है, हमने जो माना है वो गलत है भाई, वो तो उसका तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो तो भाई अपरिमेय था, इसीलिए हम इस पूरे को कहेंगे ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, और इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि भाई किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को गुना कर दिया जाए, किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को गुना कर दिया जाए, या फिर एक और चीज़ बताऊं कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग कर दिया जाए, ठीक है ना, तब ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी और ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यानी याद रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, परिमेय में आप अपरिमेय गुना करोगे तो ये बन जाएगा, फिर से अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, और अगर भाग करोगे तब भी अपरिमेय ही बन जाएगा। ठीक है, यानी वजूद किसका रहेगा, अपरिमेय का रंग रहेगा। यानी अपरिमेय क्या है भाई, इसका बोल वाला है भाई, कहते हैं ना बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। ठीक है, वो जहाँ जाएंगे भाई, जहाँ कहते हैं ना जहाँ भी जाएंगे भाई वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि √2 जहाँ भी जाएगा, अपरिमेय जहाँ भी जाएगा भाई वो अपरिमेय ही बना देगा। ठीक है, वो अपरिमेय ही बनाएगा, जब परिमेय लोग हों वहाँ पे वो जाके अपना रुतबा दिखाई देगा और सबको अपरिमेय बना देगा। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आते हैं आगे नेक्स्ट पे। अब हमारा है प्रश्नावली 1.3 पर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 में क्या है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कंसेप्ट क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि √3 को हमने किया था।
चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके खुद अपने आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मैं करके दिखा ही रहा हूँ, उसके बाद चीज़ें मैच कर सकते हो उसको, ठीक है। हल की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई माना, तो इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना √5 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या, ठीक है। अगर परिमेय है इसका मतलब √5 बराबर में क्या आएगा, P बटे में Q आ जाएगा, ठीक है। और इसमें P बटे में Q या A बटे B ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो मैंने A बटे B ले लिया इसको, जिसमें कि A और B जो है, A और B जो है वो क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, A और B क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम कहते हैं इस B को उठा के इधर भेज दिया हमने, क्या हो जाएगा, B√5 बराबर में A आ जाएगा। इस B को उठा के इधर भेजेंगे, B√5 बराबर में A आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम करेंगे इसके बाद दोनों और वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आ जाएगा B का वर्ग, और √5 को हम सिर्फ 5 कह देंगे क्योंकि इसका वर्ग 5 हो जाएगा, बराबर में A का वर्ग आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमें दिख पा रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई A का वर्ग अगर B का वर्ग गुने में 5 है, तो हम कह सकते हैं तब A का वर्ग 5 का गुणनखंड है, ठीक है भाई। इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, A का वर्ग जो है वो 5 का गुणनखंड हो जाएगा, और इसी से हम कह सकते हैं कि भाई तब A भी 5 का गुणनखंड होगा, A भी 5 का गुणनखंड होगा, ठीक है। तब A भी हमारा 5 का गुणनखंड होगा। अगर A जो हमारा है वो भी अगर हमारा 5 का गुणनखंड आ जाए, A जो है वो भी 5 का गुणनखंड आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर में क्या आ जाएगा, 5C लिख सकते हैं। भाई A अगर 5 का गुणनखंड है तो A बराबर में 5C कर सकते हैं। इसमें कि C क्या है, C हमारा C कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, C जो है वो कोई पूर्णांक आ गया, ठीक है भाई। अगर C कोई पूर्णांक आ गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A का वर्ग बराबर में 5C का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A का वर्ग, अब देखो A का वर्ग जो आ रहा है 5C का वर्ग आ रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये 25C का वर्ग आ गया, ये आ सकता है, ठीक है। या फिर ये स्टेप करेगी तुम तो इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं, चलो इस स्टेप को रहने देते हैं, ये स्टेप हमें बड़ा कर देगा, यहाँ पर इस स्टेप को रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मान लिया हमने और इसको समीकरण 1 मान लिया। हम करेंगे A के मान को समीकरण 2 से 1 में रखा गया, ठीक है भाई। A का मान जो समीकरण 2 में उसको उठा के 1 में रखा गया, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास B का वर्ग गुने में 5 बराबर में A की जगह, इस A की जगह ये 5C जाएगा, जो कि हम कर सकते हैं 5C का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं भाई क्या, तो B का वर्ग जो है गुने में 5 है बराबर में 25C आ रहा है। अब इस 5 से ये 25 कटेगा और 5 बचेगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर B का वर्ग जो आ गया वो 5C आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि B का वर्ग अगर 5C आ गया है, यानी कि हम कह सकते हैं B का वर्ग जो है 5
का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे b का वर्ग जो है 5 का गुणनखंड होगा, जब b का वर्ग 5 के बराबर है, और इसी में हम कह सकते हैं तब b भी 5 का गुणनखंड होगा, भी 5 का गुणनखंड होगा। चलो भाई यहाँ से क्या, बी स्क्वायर 5 का गुणनखंड है, तो बी भी क्या है, ये भी 5 का गुणनखंड हो जाएगा। चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ए भी 5 का गुणनखंड है, बी भी 5 का गुणनखंड है, और हमने माना था क्या क्या कल्पना की थी कि भाई ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, यानी हमने जो कल्पना की है उसका विरोधाभास हो गया है, तो मतलब वो चीज़ें गलत हो गई है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं तब हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है भाई, हमें प्राप्त होता है कि ए तथा बी दोनों 5 के गुणनखंड हैं। भाई हमें दिख गया कि तब हमें प्राप्त होता है कि ए और बी दोनों 5 के गुणनखंड है, और हमने क्या कहता, पर हमने कल्पना की थी कि ए बी सहभाज्य है। भाई हमने ये कल्पना की थी कि ए और बी सहभाज्य है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तब यहां विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। चलो भी बहुत बढ़िया, यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अब अगर विरोधाभास प्रकट हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, तो तब हम कह सकते हैं √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तब यहाँ क्या हो रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट होती है। तो फिर यहाँ पर ये है √5 को हमने ऐसे किया, √3 का भी हमने ऐसे किया था। अब बोलोगे सर स्टेटमेंट में थोड़े थोड़े फर्क आ गए, ये जो आपने लिखा है लैंग्वेज में पिछली बार थोड़ा सा कुछ अलग लिखा था, इस बार कुछ अलग लिखा हुआ है। तो बेटा बात ऐसी है कि हम कोई रट के नहीं आते कि भाई रटी हुई चीज़ बिल्कुल वही है। देखो बात वही लिखी हुई है, बात वही चीज़ लिखी हुई है, सेम टू सेम मैच कर लेना कि वही बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन बस कहते हैं ना कि भाई अपनी तरफ से हम लिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं रट के आएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अगर समझ जाते हो तो अपनी बातों अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जिससे कि आपको हमेशा माइंड में रहेगा। अगर रटते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है, रटी हुई चीज़ भूल जाते हैं, और जो समझ में आती है वो कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट यही है यहाँ पे कि आपको करना है, इसको a/b लेना है, पहले परिमेय मानना है और उसको सहभाजी मानना है। मेन चीज सहभाजी यहाँ पर मानना है। और जब यहाँ से हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ भी 5 का गुणनखंड आया और यहाँ भी 5 का गुणनखंड आया, और दोनों से हमें पता चला कि भाई 5 तो दोनों में गुणनखंड आ रहा है और हमने उसको सहभाजी माना था, तो बात हमारी हो गई गलत। अब बात हमारी हो गई गलत तो भाई ये हमने जो माना था वो हो गया गलत। तो यानी √5 को हम परिमेय मान ही नहीं सकते, वो अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसका भी ले लो, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा भाई 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने किए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं।
पिछली बार जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमने किया था, उदाहरण में किया था, उसमें प्लस था और गुना था। इसमें देखो दोनों चीज़ आ गई, प्लस भी और गुना भी है, दोनों चीज़ आ गई है। चलो भाई देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें भी हम करेंगे भाई, पहले माना 3 + 2√5, ये क्या है, परिमेय संख्या मान लिया इसको। इसको मान लिया है परिमेय संख्या। ठीक है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ गया परिमेय संख्या में, तो हम इसको कह सकते हैं 3 + 2√5 बराबर में इसको मान लिया a/b। ठीक है, 3 + 2√5 है, इसको मान लिया a/b। भाई परिमेय है तो a/b मान सकते हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। ओके, ये हमारा सहअभाज्य संख्या मान लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें √3 को उठा के उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a/b माइनस में 3 आ गया, ये चीज़ आ गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 भी हो जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये आ रहा है हमारे पास a - 3b और बटे में b आ गया, और यहाँ पर क्या है 2√5 है, ये चीज़ है। क्या इस 2 को उठा के नीचे भेज सकता हूँ, तो भाई भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। इसने थोड़ी पाप किया जो नहीं भेजेंगे, ये भी आ जाएगा नीचे। ठीक है भाई, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि √5 है को p/q के रूप में दर्शाया गया है। भाई √5 को क्या है, p/q के फॉर्म में दर्शाया गया, मतलब ऊपर बटे में आ गया, √5 बटे में आ गया, और ये पॉसिबल कैसे है भाई, हो ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि √5 जो है p/q के रूप में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है, पर √5 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जिसे भाई √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जिसे कि हम कह सकते हैं भाई, कहाँ गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हम p/q में नहीं रख सकते, के रूप में नहीं रख सकते। ठीक है, इसको p/q के रूप में नहीं रख सकते। अब p/q के रूप में नहीं रख सकते इसको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारी कल्पना गलत हो रही है, तो हम वही लाइन यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमारी कल्पना जो है का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और विरोधाभास प्रकट हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो संख्या है, तब 3 + 2√5 जो है ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या चीज़ क्या रखा है भाई, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या। अब निम्नलिखित में कौन कौन सा है, तो पहला हमें दे रखा है 1 बटे में √5, 7 √5 और 6 + √5, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब चाहे बटे में हो चाहे जो भी हो, सेम क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे बिल्कुल वैसे ही चलता जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ लिया है चाहे गुना हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, तीनों कंडीशन में ये एक अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि अपरिमेय जहाँ जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है, कहने का मतलब वो ही रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई, इसको स्टार्टअप करते हैं। तो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 1/√5 है, तो इसको फिर हम मानेंगे P/Q मानेंगे। तो माना वही चीज़ 1/√2 परिमेय संख्या है, चलो भाई इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या, यानी 1/√2 जो होगा ये क्या बन जाएगा, ये P/Q बन जाएगा, और जिसमें हम कहेंगे P और Q क्या है, सह अभाज्य है। इसमें हम कह सकते हैं जो P/Q है, P और Q जो है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, ये भी तुम्हारा सहभाज्य संख्या हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको उल्टा कर दूंगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या उल्टा कर दे तो उल्टा ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P आ जाएगा। ये आ गया √2 Q/P आ गया। फिर से वही मुद्दा फंस गया, क्या फंस गया भाई, √2 P/Q कैसे आ गया, ये तो हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे क्या, √2 अपरिमेय संख्या है, संख्या है जिसे Q/P में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, √2 जो है वो Q/P के में नहीं लिखा जा सकता। चलो भाई ठीक है, √2 को हम नहीं लिखते। अगर इसको नहीं लिखा जा सकता यानी कि क्या हो गया, तब हमारी कल्पना जो थी भाई, जो हमने सोचा था, जो कल्पना की थी यहाँ पे, वो क्या हो गया, वो तो गलत हो गया। कल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है। प्रकट होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, तब 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट को भी हमें वही करना है भाई, इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है हमें। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो 7√5 को मान लिया हमने। क्या माना हमने यहाँ पे, माना 7√5 ये है परिमेय संख्या। ठीक है भाई, इसका हमने मान लिया कि भाई परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या यानी A/B के बराबर होगा, यानी मैंने लिखा तब क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर में A/B हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं A और B क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है।
ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। हमने 7√5 को परिमेय संख्या ज्ञात किया, मतलब कि मान लिया, और मानने के बाद इसको a/b के रूप में रखा जा सकता है क्योंकि परिमेय है तो रखेंगे इसे, और उसमें हमने a और b को सहभाज्य संख्या ले लिया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से हम 7 को नीचे भेज सकते हैं, तो हाँ भाई भेज सकते हैं। a/7b लिखा जा सकता है, तो भाई लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है √5p/q की फॉर्म में, मतलब a/b के रूप में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ √5 p/q, या फिर जो लिखा है वो लिख देते हैं a/7b के रूप में प्राप्त हो रहा है या हुआ है। ठीक है भाई, √5 का a/7b के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, पर √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या अपरिमेय संख्या है तथा p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। चलो भाई ठीक है, इसको p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, ये चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब p/q के रूप में √5 को नहीं दर्शाया जा सकता और वो आ गया भाई, बटे में आ गया। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हो गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे तब यहाँ हमारी जो कल्पना है का विरोधाभास प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो गया है, तो इसका मतलब ये संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय तो होगी नहीं क्योंकि हमने जो माना था वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे तब 7√5 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है, 6 + √2 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से वही थर्ड पार्ट की बात करते हैं। माना 6 प्लस में √2 जो है इसको मान लिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इसको परिमेय संख्या मान लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं तब क्या हो जाएगा, 6 + √2 को हम लिख सकते हैं p/q लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं भाई क्या, pq क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर एक सह अभाज्य संख्या हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये सह अभाज्य संख्या हो गया, तो हम इस 6 को उठा के उस साइड भेज सकते हैं, यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q माइनस में 6 हो जाएगा। और इसको अगर एलसीएम लेके करें तो p माइनस में 6q बटे में q आ गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर √2 हमें किस अनुसार दिख रहा है, तो ये हमें बटे में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे तब √2 हमें p/q या फिर a/b, यानी बटे में दिख रहा है बस, a/b के रूप में
प्राप्त हुआ है। ठीक है, ए बटे बी का कहने का मतलब ये है कि बस ये बटे में प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने ए बटे लिख दिया। ठीक है, चलो भाई, और हम कह सकते हैं और रूट 2 जो है ए बटे बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भाई क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको ए बटे बी या फिर बटे में उसे नहीं लिख सकते। अब ये रूट को बटे में नहीं लिख सकते, यानी हम कह सकते हैं भाई रूट 2 जो है यहां हमारी कल्पना जो थी, हमने जो माना था, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट होता है। प्रकट होता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारे जो हमने जो माना था उसका विरोधाभास प्रकट हो गया, यानी कि हमने जो माना था वो गलत हो गया, यानी ये परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं तब 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि भाई निम्नलिखित क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारी अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो इसको एरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकला, फाइनली हमने क्या समझा, आज क्या सीखा। तो हमने आज ये सीखा कि आज तो हमने सिद्ध करना सीखा। ठीक है, कि कोई भी अपरिमेय संख्या होती है उसे सिद्ध कैसे करते हैं। तो हमने उसको यहाँ पर सिद्ध किया कि पहले परिमेय लिया था और उसके बाद हमने उसको अपरिमेय सिद्ध किया था। ठीक है, ये चीज़ हमने सारे क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, और फाइनली शॉर्टकट के हिसाब से कहा जाए तो एक चीज़ आपके पास ये है कि कोई भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुना करो और चाहे भाग करो, जोड़ना, घटाना, गुना करना, चाहे भाग करना, चारों में से कुछ भी करते हो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ये चीज याद रखना चाहिए, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगी। चलो भाई ठीक है, यहाँ से फाइनली कंक्लूजन ये निकल गया। अब ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि भाई जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना अपरिमेय अगर आपने किया है तो टोटल संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। और ये MCQ में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, चलो भैया हम इसे इरेज करते हैं। और बाकी यहाँ पर हमारा ये 1.3 प्रश्नावली खत्म होती है। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल में किया है कि भाई एक एक क्वेश्चंस को किए हैं, कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। तो यहाँ हमने हर चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और मैंने फिर से बताता हूँ कि भाई यहाँ पर इस प्रश्नावली से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। ठीक है, इसको कर लो प्रैक्टिस कि भाई पेपर में हमारे 2 नंबर से 4 नंबर के बीच के तो कंफर्म कहते हैं ना, ये बिल्कुल लिखे हुए हैं, तो हमने कर दिए बस। ठीक है ना, आज की क्लास में ही कर दी कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई, बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन के बारे में कि भाई मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। और इसके लिए, इसके साथ साथ आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहाँ पर सारे लेक्चर्स वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल वेल अरेंज्ड हैं। यानी अब आपको कहीं कोई वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ का एक सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन में आप जाओगे और वहाँ पर आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएगी। यानी हो गया है हर चीज़ बिल्कुल आसान। ठीक है, कई बच्चों के कमेंट आते थे भाई यूट्यूब पर बहुत भीड़ है,
एक वीडियो ढूंढो, हज़ारों वीडियो आती है, अब कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है भाई क्या ही करें। नहीं, बच्चा वैसे ही कन्फ्यूज होता है, पढ़ कुछ नहीं पाता, ठीक है ना, और दुनिया भर की वीडियोस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली है वीडियोस। तो इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर सेक्शंस अलग अलग बांटे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC और ओलंपियाड के सेक्शन भी बने हुए हैं। यानी इनमें से कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड का है वो यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी मीडियम में क्लिक करेंगे, 10th क्लास में, और 10th क्लास में क्या 10th क्लास पे क्लिक करते ही आपके पास सारे टीचर्स यहाँ मौजूद जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इन सारे टीचर्स में आपको किसी की भी वीडियो, कोई पुरानी वीडियो हो गई, ठीक है, जैसे टेस्ट का टाइम हो गया, कोई पेपर का टाइम हो गया, तो उसमें आपको कोई कंसेप्ट पुराना भूल गए हो, या फिर मान लो कि आज आपने वीडियो ये देखी, आप सोच रहे हो कि भाई एकदम से ये वाली वीडियो कैसे देखे, भाई पिछली वीडियो देख ली, तो वो चीज़ भी आप जाकर इसमें देख सकते हो पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बड़े आसानी से बेहतरीन तरीके से आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो मैथ्स का कोई वीडियो देखना है पुराना, तो यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद इसमें देखोगे कि हमने जो जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करा रखे सब के सब यहाँ आपको विजुअल हो जाएंगे, और इसको आप बड़े आसानी से देख सकते हो। कोई भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, द्विघाती समीकरण, उस पर क्लिक किया, खोलते हैं, उसके अंदर के सारे अलग अलग सेक्शन में चैप्टर्स होंगे, और वहाँ पर क्लिक करते ही इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी। यानी आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मज़ेदार तरीके से इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी बाहर आउटी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ें वेल अरेंज और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, ठीक है। चलो भाई, और बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो वो भी 100% मुफ्त है, ठीक है। तो ये चीज़, जैसे कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे ही आप दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोई भी जान पहचान में हो गया जो इन कक्षाओं में पढ़ता है, तो उनका भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप सजेस्ट करना बिल्कुल ना भूलिए, सजेस्ट करते रहिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।